आइए बात करते हैं बच्चों हम लोग ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी समझने का प्रयास करेंगे। ये एक बहुत जरूरी चीज है, पहले दिमाग में याद रख लीजिए। आजकल की दुनिया में ये हमारे चारों तरफ ईएम वेव दिखाई दे रही होगी। नाम से ही पता चल रहा है यहां पर ई फॉर, प्लीज बच्चा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एक ऐसी वेव जहां पर दोनों की दोनों फील्ड प्रेजेंट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये दोनों कैसे चलती हैं, कैसे ऑक्सीलेट करती हैं, इनका प्रोपोगेशन कैसे होता है, इस चैप्टर में आप देखने वाले हैं। चाहे आप मोबाइल फोन से बात करें या रिमोट कंट्रोल से टीवी चलाएं, चाहे मम्मी आपके तावा पे खाना बना रही हैं, चाहे आप सूर्य के रोशनी में अपने आप को सेक रहे हो, सारी जगहों से जो वेव निकल रही है वो कैसा है? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कुछ लोगों को बड़ा परेशानी होती है जब नॉर्मल ग्लास पहन करके धूप में जब हम लोग जाते हैं, बाइक चलाते हैं और विदाउट हेलमेट, अगर हम 70-80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं नॉर्मल ग्लास पहन करके, काला वाला चश्मा पहन लो नॉर्मल या ट्रांसपेरेंट पहन लो, 70-80 किलोमीटर हम बाइक पैदल चले जाते हैं या बाइक से चले जाते हैं, और जब आते हैं तो हमारी आंखें थक चुकी होती है और आंखें लाल हो चुकी होती है ना। सारा खेल है ईएम वेव का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। यही आपको परेशान करती है। रात में कभी आप कार के अंदर बैठे होंगे, कार ड्राइविंग करते होंगे, कभी सामने से कोई दूसरा कार आता है तो बड़ा तेज चमकता है। अगर किसी ने ड्राइविंग जो जानता होगा वो जानता होगा, बड़ा तेज चमकता है सर। ये भी कहानी आपके पास ईएम वेव से रिलेटेड है। रडार सिस्टम, रडार सिस्टम नाम सुना होगा कि हमारे देश में कोई दुश्मन का विमान घुस गया तो हमें पता चल जाता है कि वो दुश्मन का विमान है कि किसका विमान है, पता चल जाता है। ये रडार सिस्टम ईएम वेव पे काम करता है। कैंसर की ट्रीटमेंट ईएम वेव पे काम करता है। टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम ईएम वेव पे काम करता है। टेलीफोन, सेलुलर फोन, सब के सब ईएम वेव पे काम करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, इनकी प्रैक्टिकल चीज़ें आपके डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी सबसे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसकी कुछ बातें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, हमारे जहन में रहनी चाहिए। पहली बात कि मोबाइल फोन इज नोन एज द स्वीट पॉइजन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वीट पॉइजन। एक जहर है, बहुत मीठा जहर है ये। कैसे सर? लेट अस प्रूव दैट। ये जो इस मोबाइल फोन से जो ईएम वेव निकलती है, ये हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनको डैमेज करती है। इतने तेजी से डैमेज कर, सब कहोगे सर सेल को ये कैसे डैमेज कर रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है, सर ये सेल को कैसे डैमेज कर रहा है, कैसे हमारा मोबाइल हमारे लिए नुकसानदायक है, क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको पहली बात बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। ईएम वेव क्या है? सिंपल से आप तरीके से बात समझिए, अभी हम लोग आगे पूरे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ईएम वेव है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बन रही हो। ठीक है, अब मैंने बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई कैरिंग कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ क्या बन रही होगी? क्या बन रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और जब कभी हमें चोट लगती है, मैंने मान लो अपने पैर पे ऐसे पीटा या अपने हाथ पे ऐसे मारा, तो मेरे दिमाग को एक मैसेज जाता है कि मेरे हाथ को यहां हिट किया गया है।
वो मैसेज का जो सिग्नल होता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट बड़े अच्छे से जानते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, स्मॉल करंट के फॉर्म में दिमाग तक एक सिग्नल जाता है। ये सिग्नल बहुत तेज जाता है, मतलब हमारे बॉडी में दौड़ रहा है छोटा करंट, तो हमारे बॉडी से भी क्या रेडिएट हो रही होगी, जब करंट है तो इसके चारों तरफ क्या बन रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब हमारी बॉडी से भी क्या निकल रहा है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ आ रही है? आने वाला जो आपका जनरेशन होगा, जो भविष्य में हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ऐसा कुछ होगा क्या कि हम सोचे और काम हो जाए, कोई ऐसा डिवाइस बनेगा क्या? यस, डेफिनेटली बनेगा। जब आप सोचेंगे, जब आप सोच रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके बॉडी से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव रेडिएट होती है, और अगर कोई सेंसर सामने ऐसा लगा हो जो उस फ्रीक्वेंसी को सेंस कर ले, तो तुरंत वो डिटेक्ट कर सकता है, उसको डीमॉड्यूलेट कर सकता है और आपको बता देगा कि आपने क्या सोचा है। तो ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है, और अगर ऐसा आता है तो सोच लीजिए हर पेरेंट्स के लिए, हर इंसान के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात होगी, कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। अब रात में सोच रहे होगे, आवाज निकल रही होगी मशीन में, अच्छा ये सोच रहा है आपका लड़का, फलाने सोच रहा है, तब पकड़े जाओगे, तुम मराओगे बम बम, है ना? सो प्लीज 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 बात है, ध्यान सुनो सन, ठीक है? तो ये है आपके पास छोटी सी एक ओवरव्यू दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें सबसे पहले बताए थे किसने? एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल जी। ठीक है, मैक्सवेल जी ने एक बात बताई थी। क्या बताई थी? सबसे पहले एक मैं आपको कहानी बताता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको हम I बेस में D से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट हैं कैपेसिटर के, ठीक है? अब हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया एक अल्टरनेटिंग सोर्स। आप यहाँ डीसी भी लगा सकते हैं कुछ कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर हम लोग चलें चैप्टर नंबर 4 में, तो आपके हिसाब से एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? याद है किसी को? एम्पियर सर्किटल लॉ वो ये कहता था, हाँ वेरी गुड, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। ये जो करंट हुआ करता था, इस करंट को हम लोग बोलते थे कंडक्शन करंट या नॉर्मल करंट ना। कंडक्शन करंट का मतलब ऐसा करंट जो वायर के अंदर फ्लो कर रहा हो, ऐसे करंट को हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। इसके बारे में किसने बताया था? एम्पियर जी ने बताया था। तो एम्पियर जी की कहानी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहां पर इसी के सीरीज में एक बल्ब लगाता हूं और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पर एक छोटा सा मैं बल्ब कनेक्ट करता हूं और यहां पर एसी सोर्स कनेक्ट करता हूं। अब ये सर्किट कंप्लीट हो रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं? ये बल्ब जलना चाहिए या नहीं? नहीं जलना चाहिए, लेकिन ये बल्ब ग्लो करेगा। इसी बात को बताया था किसने? मैक्सवेल जी ने। जिस चीज को अधूरा छोड़ के चले गए थे एम्पियर जी। एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, अगर वो ना होते तो बच्चों आप जानते हैं ये करंट का नामो निशान नहीं होता। तो करंट की सबसे पहली कहानी एम्पियर जी ने बताई। आप मजा लेते हो एसी में बैठ करके ना, तो भाई साहब की बहुत बड़ी देन है, तो ध्यान समझिएगा। इन्होंने कुछ चीजें बताया लेकिन कुछ चीजों को नहीं बता पाए, अधूरा छोड़ दिया। इसके बारे में
रिसर्च किया किसने? मैक्सवेल जी ने। उन्होंने क्या बोला, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये बल्ब जलेगा कैसे। आपने जब एसी सोर्स से इसको कनेक्ट किया तो यहां एक करंट फ्लो करेगा, इस करंट का नाम होगा बच्चों कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट का मतलब ऐसा करंट जो वायर में फ्लो कर रहा था या फ्लो कर रहा है। जैसे आप वायर से पंखा चलाते हैं तो इस वायर में कुछ करंट जा रहा होगा, उस करंट को हम क्या नाम देंगे? कंडक्शन करंट, ठीक है, आईसी। अब आपको लग रहा होगा यहां तक करंट जाते ही यहां पे तो करंट गायब हो जाएगा, करंट बनेगा ही नहीं क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन यहां हो रहा है बेटा। यहां क्या हो रहा है, इस प्लेट्स के बीच में, चूंकि देखो यहां पर करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, पहले करंट था 0, फिर करंट बढ़ते 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 हुआ मैक्सिमम, फिर करंट घटते घटते हुआ 0, फिर करंट उल्टे दिशा में बढ़ रहा है, फिर हुआ मैक्सिमम, फिर करंट हुआ 0। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो करंट है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहां से जब करंट जा रहा होगा, चेंजिंग करंट जा रहा होगा, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात को बताया था कि अगर किसी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो मैक्सवेल जी ने पाया कि इसके बीच में भी एक करंट सेटअप होता है। इसी करंट को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। नाम क्यों डिस्प्लेसमेंट करंट दिया गया आप लोग जानते हैं? मैं बताता हूं। इसी करंट को भाई साहब उठा करके डिस्प्लेस करके यहां भेज दिया गया। कैसे भेजा गया? इनके सहारे से भेजा गया। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है? एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान भेज दिया जाना। इसका मतलब मोटी मोटा बात ध्यान समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट बना कैसे? ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट के बीच में क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, तो इसमें एक करंट बन गया। ये उतना ही करंट बना जितना कि ये कंडक्शन करंट था। मान लो अगर कंडक्शन करंट आपके पास 2 एम्पियर का था तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितने एम्पियर का होगा? 2 एम्पियर का ही होगा, न ज्यादा न कम। बस ये क्या काम कर रहा है? इन भाई साहब को डिस्प्लेस कर रहा है, यहां से यहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है। कौन? ये आईडी। तो ये आईडी कब बना? कब बना बच्चों बताओ? जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अ करंट, दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमारा पास एक क्वेश्चन मान लो ऐसा दे दूं, ये बल्ब रहने देता हूं और यहां पर मैं डीसी सोर्स लगाता हूं। अब जैसे ही सर्किट को ऑन करूंगा, बताओ ये बल्ब जलेगा कि नहीं? जल करके बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? अभी हमने जैसे ही डीसी करंट दिया तो अभी इसमें करंट कितना था? अभी करंट 0 था, चार्ज भी कितना था? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या थी? कुछ नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको दिया तो करंट 0 से कुछ तो बढ़ा, तो इसके अंदर चार्ज 0 से कुछ तो बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ चेंज हुई कि नहीं चेंज हुई? तो कुछ पल के लिए इसमें करंट बना कि नहीं बना? वही पल के लिए वो बल्ब जलेगा फिर बुझ जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर डीसी के बजाय एसी सोर्स देता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये क्या करेगा? कंटिन्यूअसली ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। या एसी ना लगा रहे हो, आप डीसी भी लगा रहे हो, लेकिन उसकी करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो? चेंज करते रहो। रियोस्टेट लगा लो, ऐसे ऐसे घुमाते रहो आगे पीछे, करंट की वैल्यू चेंज करते रहो, तो भी changing current produce changing electric field in between the plates of a capacitor, and due to the changing electric field in between the plates of a capacitor a current is developed. That current is known as what? Displacement current. ये करंट कब बनेगा? याद रखना, कब बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से। किसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा? दोनों प्लेट्स के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूअसली अगर चेंज होगी तो यहां एक करंट सेटअप होगा। उसी करंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। किसी बच्चे को तकलीफ? यस नो? जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है। मैं इसको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। भी एक क्वेश्चन आता है एक बोर्ड एग्जाम में, क्या आता है मैं बताता हूं।
ठीक है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उतना ही क्या होता है, कंडक्शन करंट होता है। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा बच्चों। तो देखो, तो ये किसकी कहानी थी, एम्पियर सर्किटल लॉ की कहानी थी। इसको मॉडिफाई किसने किया, कौन आया भाई बड़ा जल्दी, इसको मॉडिफाई किए थे मैक्सवेल जी। तो अब अगला जो इक्वेशन बन गया उसका नाम हो गया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ऐसे बोलेंगे B डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी। अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां पर आईसी प्रेजेंट होगा वहां आईडी जीरो होगा, और जहां आईडी होगा वहां आईसी जीरो होगा। अब बताओ इस वायर में क्या जा रहा है, तो यहां आईडी क्या होगा, जीरो। इस प्लेट के बीच में क्या बन रहा है, आईडी, तो यहां आईसी क्या होगा, मतलब जहां पर आईसी प्रेजेंट है वहां पर आईडी एब्सेंट होगा, और जहां आईडी प्रेजेंट है वहां पर आईसी, मतलब एक प्रेजेंट रहेगा तो दूसरा क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। बात समझ में आ गई, चलिए नोट करते हैं। यस, राइट डाउन हेडिंग डिस्प्लेसमेंट करंट। द इक्विवेलेंट करंट through the gap of a capacitor, through the gap between the, ऐसे लिखो, through the gap between the plate of a capacitor, the equivalent current through the gap between the plates of a capacitor, between the plate of a capacitor, due to changing electric field, due to changing electric field, due to changing electric field in between the plates of a capacitor, due to changing electric field in between the plates of a capacitor, the current is developed, the current is developed in between the plates of a capacitor, the current is developed in between the plates of a capacitor is called displacement current, it's called displacement current। ठीक है, अभी इसको नहीं लिखना है, अभी पहले हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद एम्पियर मैक्सवेल रूल हम लोग बात करेंगे। बेटा ध्यान देंगे सब लोग, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। मिस्टर एक्स डोंट टॉक। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बोर्ड एग्जाम में बार 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 ये पूछा जाएगा, अब पूछा गया है। फिर अभी सैंपल में पढ़ेंगे तो कहोगे सर ये देख लीजिए, ये पढ़ाए हैं, अरे सर पढ़े हैं, ध्यान दे लोगे तुरंत आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर हम बात करें इस प्लेट की, इन दो प्लेट्स के बीच में कौन सा फील्ड बन रहा था बच्चों, पहले बताओ कैसी फील्ड बन रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सी फ्लक्स बन रही होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला शायद हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, फाई ई अगर लिख लें इसको, ये होता है ई इंटू ए या ई डी एस कॉस थीटा, ई ए या ई डी एस कॉस थीटा। मैक्सिमम फ्लक्स हम आपके पास बनता है ई ए, बनता है। चलो अब हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ाए थे, शायद हमको याद हो, आपको तो याद नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत तेजी से याद है, बहुत तेज आदमी है हम।
इस प्लेट्स के बीच में, अच्छा इस प्लेट के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था बच्चों? 0। इधर कितना होता था? इधर कितना होता था? सिग्मा अपॉन, वेरी गुड। तो इस E की जगह लिख सकते हैं हम लोग E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ये होती है। एनी डाउट? शाबाश। तो फाई E इज इक्वल टू, इस E की जगह हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। किसी बच्चे को तकलीफ? बचपन में एक और चीज पढ़ाया गया था हमको, सिग्मा को रिप्लेस करना। सिग्मा इक्वल टू हम लोग Q बाई A लिखते थे या DQ बाई DS लिखते थे, याद आ रहा है क्या? चैप्टर नंबर 1। तो फाई E इज इक्वल टू, इस सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे? Q बाई A, और उधर क्या था? A बाई एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल। कोई तकलीफ? यस नो? नो सर। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम या dt। तो इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चा, थोड़ा ध्यान देना, d बाई डी टी इधर लिख ले इंटू फाई E, और इधर भी लिख लेते हैं d बाई डी टी, और इधर क्या था आपके पास? जल्दी बताओ। Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी बच्चे को तकलीफ? नो? यस? नो सर। इधर वाला मिटा दें, इधर वाले की मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। इस फिगर को भले ही रहने देते हैं, इसको छोटा करके ऊपर भेज देते हैं कि आपको दिखता रहे फिगर भी, और यहीं पे स्पेस ले लेते हैं। ठीक है। अब बच्चा बताओ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है क्या? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 करेंगे हम, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ये मिलेगा d बाई डी टी ऑफ फाई E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? dq अपॉन में dt। कोई तकलीफ? यस नो? अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। बताओ बच्चा, चार्ज अपॉन टाइम टेकन क्या होता है? करेंट। यही तो था। अब इस प्लेट के पीछे में मैं आपको थोड़ा सा बात बताऊं, ये चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही होगी तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। चेंज होने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? लिख सकते हैं क्या? डी। चेंज होने का मतलब डी, और चेंज होने की वजह से इस प्लेट के बीच में कौन सी करंट बनी थी? डी बनी थी, तो इसको आईडी बोलते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी को यहाँ क्या बोलेंगे? आईडी। आगे डी लगा होगा तभी वो आईडी कहलाएगा। अगर आप सिर्फ Q बाई टी लिखोगे तो ये आईडी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा बच्चों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है, वहां क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी चेंज होगा जब चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही हो। ठीक है। तो इस dq बाई dt की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? id लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा आंसर दिखने वाला है। तो ये हो गया d फाई e बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू id। और इस id की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? जल्दी बोलो। एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दो। एप्सिलॉन नॉट d बाई डी टी ऑफ फाई बेस में e, ये कहलाएगा आपके पास व्हाट? डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन। समझ में आया? यस नो? छापो तड़ातड़। अब बात करते हैं हम लोग, जब ये हो गया आपके पास तो अब आराम से मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन लिख सकते हैं। अगला जो आपका हेडिंग होगा वो होगा मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल इक्वेशन। सर्किटल इक्वेशन ये क्या होगा जल्दी बताओ? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा बच्चों? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं या ऐसे आप लिखेंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी, इन प्लेस ऑफ आई डी ये क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई
dt। बात समझ में आ गई? ये इसको कहते हैं एम्पियर, सॉरी मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोलते हैं, या कभी कभी एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सवेल जी जब सुधारे थे तो नाम हम मैक्सवेल जी का पहले ले लेते हैं, है ना, जो सुधार देते हैं उनकी कहानी बात करते हैं। अब इसके बाद एक जरूरी बात, ये नोट हो जाएगा तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। फटाफट नोट करिए तड़ाक से। हो गया? अब बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ करंट। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ करंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, बाकी डेरिवेशन का कोई खेल नहीं है, बहुत तगड़ा नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वीडियो लो बच्चों, हो गया ना सबका? यस सर। चलो अब बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ करंट। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये दो प्लेट्स थे हमारे पास बच्चों, ये दो प्लेट्स थे, तो हमने बताया था यहां आईसी होता था और इन प्लेट्स के बीच में क्या बनता था? आईडी बनता था। मतलब जहां आईसी है वहां आईडी एब्सेंट, और जहां आईडी है वहां आईसी एब्सेंट। लेकिन इससे करंट की मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। करंट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूटी बरकरार है। मतलब यहां से यहां तक गया, कौन लेके गया? आईसी लेके गया, और यहां से यहां तक कौन पहुंचा दिया? आईडी पहुंचा दिया। फिर यहां से इसको लेके कौन आएगा? आईसी लेके आएगा, है ना। इसका मतलब जितना जब आईसी प्रेजेंट होगा तो आईडी एब्सेंट होगा, और जब आईडी एब्सेंट होगा तो आईसी प्रेजेंट होगा। मतलब एक प्रेजेंट होगा तो दूसरा क्या होगा? एब्सेंट होगा। लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी। तभी तो कंटिन्यूटी एकदम बराबर चलेगा, एकदम स्मूथली करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो जाता तो करंट क्या करता? फ्लक्चुएट करता। तो यहां कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखती। इसका मतलब हमारे पास दोनों केस में, चाहे आईसी हो या आईडी हो, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसी होगी? सेम होगी। तो हम यही बात कर लेते हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात करें आईसी प्लस आईडी, आईसी प्लस आईडी की बात करें, ये किसके बराबर होगा? वही अभी आपने जो पुराना वाला कहानी बात किया था, एम्पियर सर्किट लॉ, उसी के आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इफ केस वन, इफ नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, देन डी फाई ई इज इक्वल टू 0। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? चार्ज का संचय, स्टोर होना। अगर मैंने बोला कि इस प्लेट पे कोई चार्ज स्टोर ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो बताओ यहां फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो जब फ्लक्स 0 हो गया तो उस केस में क्या मिलेगा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आईसी प्लस आईडी इज इक्वल टू आईसी प्लस आईडी की जगह होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, और यहां फाई की वैल्यू कितनी हो गई? यहां पर 0। जब फाई 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो गया? मतलब आईसी प्लस आईडी किसके बराबर हो गया? आईसी के बराबर हो गया। और ये आईसी किसके बराबर होता है? ये आईसी होता है डी क्यू बाई डी टी के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर 1। मतलब पहला केस में आपको क्या दिखाई दिया? पहला केस में दिखाई दिया कि अगर यहां पर चार्ज स्टोर नहीं हुआ है तो यहां पर कंडक्शन करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पर क्या है? नहीं है। इस केस में देखो, यहां पर आईसी प्लस आईडी में यहां क्या सिर्फ यहां दिखाई देगा? आपके पास कंडक्शन करंट देगा, डिस्प्लेसमेंट करंट दिखाई नहीं देगा। अगर अब यहां पर देखें, इफ accumulation of charge, then, अब अगर चार्ज यहां करके स्टोर हो चुका है, ठीक है, तो भाई साहब
कहीं ना कहीं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट दिखेगा। कैसे दिखेगा, थोड़ा ध्यान देते हैं। देन IC बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि चार्ज जब यहां से यहां करके क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। तो देखो आपके पास फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा, IC प्लस ID इज इक्वल टू, ठीक है, IC हो जाएगा 0, या भी हम रहने देते हैं, IC लिखते हैं और आपको समझाने के लिए बस ID दिखाते हैं। ID की वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यहां पे भी हम IC को क्या लिख लेंगे थोड़ी देर में, 0। कैसे लिख लेंगे भी मैं आपको बताता हूं। देखो 0 लिख लो पहले, उसके बाद बात कर लेते हैं। चलो 0। अब इसकी वैल्यू कैसे dq बाई dt IC के बराबर होगी, वो भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। क्योंकि मैंने बोला ना, जो जितना करंट यहां होगा उतना ही करंट यहां भी होगा। इसका मतलब ये जो आपके पास आया IC प्लस ID, जिसकी वैल्यू ये है, ये भी किसके बराबर होना चाहिए, IC प्लस ID dq बाई dt के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, फाई बराबर क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, E इंटू ए, जल्दी बोलते चलो, यस नो, यस सर। डी फाई इज इक्वल टू, ई को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, लिख सकते हैं क्या, वही पुराना चल रहे हैं। फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा को क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, क्यू बाई ए, नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, अच्छा फाई की जगह वैल्यू रख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर मैं बोल लेता हूं 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिला था बच्चों, IC प्लस ID इज इक्वल टू 0 प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई, डी बाई डी टी ऑफ क्या था, देखो फाई, और फाई की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, जल्दी से बताओ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, कैंसिल। IC प्लस ID कितना हो गया बच्चों, फिर से क्या हो गया, DQ बाई DT, और DQ बाई DT देखो वापस से क्या किसके बराबर होगा, IC के बराबर दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना मैग्नीट्यूड कंडक्शन करंट का है उतना ही मैग्नीट्यूड किसका दिख रहा है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट करंट का दिख रहा है। इसका मतलब जब कंडक्शन करंट प्रेजेंट है तब डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, और जब डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट है उस वक्त कंडक्शन करंट 0 है। बात समझ में आ गई। तो ये नीचे एक छोटा सा स्टेटमेंट बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको। लिखिए बच्चों, thus from the equation 1 and 3, thus from the equation 1 and 3 it is clear that, thus from the equation 1 and 3 it is clear that the sum of sum, the sum of conduction current, the sum of conduction current and displacement current gives the same value, sum of conduction current and displacement current gives the same value, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, that is dq by dt, ब्रैकेट बंद, that is when conduction current present, that is when conduction current present, displacement current becomes at that time, when the conduction current present, then displacement current becomes 0 at that time, and displacement current becomes 0 at that time, and when displacement current is present, then conduction current is absent at that time.
hence current is continuous in the circuit. Hence current is continuous in the circuit. इस तरीके से हम बोलेंगे जो करंट है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, कल मिलेंगे। स्टे होम बच्चों एंड स्टे सेफ। तो आज का जो आपके पास टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। समझ जाएंगे तो जिंदगी अच्छा हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन में आप क्या करेंगे बच्चों, जब भी आपसे क्वेश्चन में आता है कि स्टेट मैक्सवेल इक्वेशन, जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके पास दिमाग में और जहन में होना चाहिए मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन में आप 4 इक्वेशन बोलेंगे। सबसे पहला गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। शायद आप सबको गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पता है, E डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा बोलेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, चूंकि ये सिलेबस से बाहर निकल चुका था लेकिन आपको बताना पड़ेगा। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये बोलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस किसके बराबर होता है, 0। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये होता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अभी लिख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। जब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, मैक्सवेल इक्वेशन, ध्यान सुनिएगा, मैक्सवेल इक्वेशन पूछा जाए तब मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ पूछा जाएगा तो आप पीछे वाला सर्किट लॉ वाला बात करेंगे, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत कंफ्यूजन वाली बात होती है, लड़के कंफ्यूज होते हैं। फिर अगला टॉपिक आपका होगा, मतलब अगला जो इसका एक्सप्रेशन होगा, 4 इक्वेशन होते हैं उसमें अगला इक्वेशन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, EMF इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। यही चीज को ऐसे भी लिखा जाता है। आपके पास नहीं आता है तो आप सिंपली EMF इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो चौथा इक्वेशन आपके पास आएगा, ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ आपके पास मैंने बताया था, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC प्लस ID। ID ये क्या था, याद है आपके पास, यही क्या कहलाता था आपके पास, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये चौथा आएगा इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हम कहेंगे कि सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिए मैक्सवेल इक्वेशन, और ये चारों इक्वेशन आप लिखिएगा फटाफट, ये देख करके नोट करिए थोड़ा से आप लोग जल्दी से। तो जो अगला टॉपिक होगा आपके पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें 2 वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रो और दूसरा है मैग्नेटिक, और तीसरा एक कहानी दिखाई दे रहा है वेव। मतलब यहां पर साफ साफ बता दूं तो यहां 2 फील्ड लाइंस होगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये दोनों कुछ कर रहे होंगे, एलसी ऑक्सीलेशन में कुछ कर रहे थे क्या, याद करिए। एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं थी, याद आ रहा कुछ। फिर दोनों के पास बराबर एनर्जी आया, फिर क्या हुआ, इंडक्टर के पास फुल, कैपेसिटर के पास, फिर दोनों के पास फिर बराबर हुआ, फिर कैपेसिटर फुल, इंडक्टर 0। ये ऑक्सीलेशन चल रही थी क्या, ब्रेक डांस, है ना। तो यहीं से आपके पास एक वेव एमिट होता है। कैपेसिटर के अंदर कौन सी फील्ड बन रही थी, 2 प्लेट्स के बीच में कौन सी फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर के अंदर कौन सी फील्ड बन रही थी, मैग्नेटिक फील्ड। यही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहे थे, उस केस में यहां पर वेव का एमिशन हुआ, वेव का फॉर्मेशन हुआ। इसी वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव कैसे बनता है, किधर की ओर चलता है, मैं उसके बारे में छोटी सी एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल समझाता हूं क्या है कहानी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने बताया था ना 2 टाइप के फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ 2 फील्ड लाइंस आपके पास दिख रही हैं, एक आपके पास ब्लू कलर का और एक आपके पास रेड कलर का, है ना। अगर हम ब्लू वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें और रेड वाले को मैग्नेटिक फील्ड मान लें, किसी को कुछ भी हम मान सकते हैं। तो पहले ये कहानी देखो, क्या ये दोनों वेव कैसे चल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे काम करे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके कैसे हमेशा नॉर्मल है। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है
या मान लो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कैसे है, परपेंडिकुलर। और ये वेव चलेगी कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑक्सीलेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑक्सीलेट करेगी। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे ऑक्सीलेट करते हुए और किधर चलेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट होगा। मेरी बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना, ऑक्सीलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑक्सीलेट कर रहा है, और जो वेव चलेगा किधर चलेगा, हमेशा ऐसे चलेगा, सामने की ओर। सामने मतलब इन दोनों का, ये देखो, ये याद करो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। सपोज करो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, तो ये वेव चलेगा कैसे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वेव चलेगा इनके परपेंडिकुलर ऐसे, ये ऑक्सीलेट करेंगे 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 और ये वेव ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। मतलब याद करिएगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, और जो वेव का प्रोपोगेशन होगा वो भी क्या होगा, जहां दोनों प्रोपोगेट करें उससे परपेंडिकुलरली ये वेव क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। इसको हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आ रही है। तो ये छोटा सा आप लोग वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो वेव है, magnetic field vectors at देखो, right angle to each other and also at right angle to the direction of propagation. These waves, ठीक है, क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर राइट एंगल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर है, एंड ऑल्सो राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। किधर की ओर ये चल रहा होगा, परपेंडिकुलर, है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर चल रहा होगा। इसी वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। दूसरी चीज, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका जो नेचर होता है बच्चों वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, इसको किसी भी मीडियम में ये चला जाएगा, इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि साउंड वेव कहानी था, याद होगा, जो साउंड वेव वो हर मीडियम में ट्रेवल नहीं करता था, है ना, उसको मीडियम की आवश्यकता पड़ती थी, बिना मीडियम के भाई साहब वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे। लेकिन जो लाइट है, आपने देखा होगा, लाइट किसी भी मीडियम में चला जाता है, उसका नेचर कैसा हुआ, ट्रांसवर्स हुआ। साउंड का नेचर कैसा था, लॉन्गिट्यूडनल था। याद होगा आपको, क्लास अगर 11th, तो बड़ी अच्छी बात उसमें कही गई थी, साउंड का नेचर लॉन्गिट्यूडनल, लाइट का नेचर ट्रांसवर्स। अगर इसका नेचर ट्रांसवर्स है, किसी भी वेव का अगर नेचर ट्रांसवर्स है, तो उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी भी मीडियम में क्या कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। जैसा कि ये वेव देखिए आपके पास ही चल रहा है, transverse in nature. देखिए, The velocity of these waves in free space is equal to the velocity of light. अब ये सिंपल सी बात है कि अगर ये लाइट की स्पीड से चल रहा है, ट्रांसवर्स नेचर है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है आपके पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये प्रोपोगेट करेगा, ठीक है, लाइट की स्पीड से चलेगा। बात समझ में आ गई सबको। तो अब मैं छोटी सी और इसके बारे में एक बात करता हूं और दिखाता हूं, एक और चीज बहुत जरूरी है। एयर में जब बात करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आता था और मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट कांस्टेंट आता था। इन्हीं दोनों फॉर्मूले को जब हम लोगों ने फर्दर सॉल्व किया तो मुझे क्या दिखाई दिया, 1/में एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। इसको जब सॉल्व किया गया, इसी को बोला गया लाइट की स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। इसकी वैल्यू आई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ये हुआ, एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन 10th में जाता था कि सर मीडियम चेंज करते ही लाइट की स्पीड चेंज हो जाती थी, याद आ रहा है क्या, है ना, जैसे पानी में जाता था तो पानी की तरफ बेंड हो जाता था। क्यों बेंड हो जाता था, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होते लाइट की स्पीड चेंज हो जाती थी। इसका मतलब वो मीडियम चेंज हुआ बेटा, और मीडियम जब चेंज हुआ तो ये जो फॉर्मूला ऊपर वाला है ये है एयर में लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। पहला पॉइंट, अगर हम बोलें स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, अब मैं किसी के मोबाइल होगा मैं भी रख दूंगा यहीं पर, साइलेंट नहीं हुआ तो, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम की अगर हम बात करेंगे तो अब बताओ मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाता था एप्सिलॉन और म्यू नॉट की जगह हो जाता था म्यू। तो ये फॉर्मूला आपके पास ये कहला जाएगा V = 1/√में एप्सिलॉन इंटू म्यू। इसकी वैल्यू
डिपेंडिंग ऑन मीडियम। मीडियम कैसा है? मीडियम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, मीडियम में म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, उससे पता चलता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपके पास बना। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में बच्चे 1/एप्सिलॉन और म्यू नॉट लिखा होता, म्यू लिखा होता है ना, तो बच्चे इसको सोच लेते लाइट की स्पीड। नहीं, जब नॉट लगा होगा तब वो लाइट की स्पीड कहलाएगा। अगर सिर्फ एप्सिलॉन या म्यू है, इसका मतलब वो है किसी मीडियम में लाइट की स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। आई डोंट नो मीडियम में क्या हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, कैसा मीडियम है ना, ऑयल है, पानी है, या पानी में नमक मिला हुआ, पानी में चीनी मिला हुआ, मीडियम कैसा आई डोंट नो। जैसा मीडियम होगा उस हिसाब से लाइट की स्पीड उसके अंदर ट्रेवल करेगी। बात समझ में आ रही है? चेंज होगी उस हिसाब से स्पीड। तो नोट में ये बहुत अच्छा, पहले हेडिंग लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फटाफट आप लोग हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जल्दी से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप ये वाला डेफिनेशन लिखिए फटाफट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या था, यहां पे एक छोटा सा वर्ड लिख लेंगे, एंड परपेंडिकुलर, यहां होगा ना, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से बना था? ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों परपेंडिकुलरली चल रहे थे, और जिधर चल रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर कौन चलता है? हाँ, जिधर ये ऑक्सीलेट कर रहे हैं उनके परपेंडिकुलर वेव आपके पास चलता रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ईएम वेव क्या होता है। इसको ईएम वेव भी बोला जाता है। ईएम का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, नोट में पहला पॉइंट नीचे लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ऑफ ईएम वेव। नेचर ऑफ ईएम वेव, इसका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो होगा c इज इक्वल टू 1/अंडर के अंदर एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिख लीजिएगा ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे v इज इक्वल टू 1/म्यू इंटू एप्सिलॉन। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट या ईएम वेव, स्पीड ऑफ लाइट और ईएम वेव इन मीडियम। इन मीडियम तो बेटा हमारे पास जो ये ईएम वेव होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यही इसी से क्वेश्चन आएगा। टाइप्स ऑफ ईएम वेव। तो एक हम लोग गाना से याद करेंगे, जिसको आता होगा वो याद कर लेगा, जिसको नहीं आता होगा वो नहीं याद करेगा। वो गाना है गा जरा उल्टा विल्टा इन मिर्ची रेडियो। प्लीज बात कम काम ज्यादा। गा जरा उल्टा विल्टा इन मिर्ची रेडियो। हम एक आध लाइन से ऊपर से स्टार्ट करें गाना, तो हमारा गाना थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम यहां से लिख लेते हैं, गा जरा उल्टा विल्टा इन
मिर्ची रेडियो, ठीक है। मिस्टर, अब लग रहा है पिताजी के किसी से संपर्क करना पड़ेगा। तो बेटा ये जो ट्रिक बता रहा हूं ये कहीं नहीं, किसी दुनिया के किसी कोने में किताब में नहीं लिखा हुआ है। गा जरा उल्टा विल्टा इन मिर्ची रेडियो, मैंने एक ट्रिक बनाया है कि आपको याद हो जाए आसानी से, क्योंकि इसका सीक्वेंस याद नहीं होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप इसका क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन फोकट में आपका जाएगा। इससे 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं अभी के टॉपिक पर। 3 से ज्यादा आ जाएगा, कम का नहीं आएगा। गा मतलब होगा गामा रेज, एक्स मतलब होगा आपके पास एक्स रेज, यू मतलब यूवी रेज, वी मतलब विजिबल लाइट, आई मतलब इंफ्रारेड, एम मतलब माइक्रोवेव, आर मतलब रेडियो वेव। उम्मीद है कि आपको ये सीक्वेंस कभी भूलेगा नहीं। ये हो गया आपके पास ईएम वेव्स का नाम, ईएम वेव्स। ये इसका हो गया ट्रिक, याद करने का निमोनिक्स ट्रिक, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इनका याद करना पड़ेगा बच्चों आपको। सोर्स, ये प्रोड्यूस कहां से होते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम में आता है। इनका सोर्स बताइए, इनका यूजेस बताइए, इनकी वेवलेंथ रेंज बताइए, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी अरेंज करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। या इनका यूजेस बताइए। तो आपको सब कुछ याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या याद रखते हैं, सोर्स। ये वेव प्रोड्यूस कैसे होता है, कहां से होता है। सबसे पहले अगर हम रेडियो वेव की बात करें तो जो हमारे पास एलसी ऑक्सीलेशन होता था, जो हम लोगों ने एलसी ऑक्सीलेशन एक टॉपिक चूंकि सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। एलसी ऑक्सीलेशन से जो आपके पास प्रोड्यूस होता है वेव, उस वेव का नाम क्या होता है, रेडियो वेव। एलसी ऑक्सीलेशन में क्या था, एल और सी इंडक्टर और कैपेसिटर ऑक्सीलेट करते थे, वहां पे एक वेव निकलती थी। मैंने आपको बताया था जो बड़े बड़े टावर होते हैं, टावर का जो रॉड होता है, उस रॉड में क्या होता है, एल और सी ऑक्सीलेट करते हैं, वहां से क्या निकलते हैं, ईएम वेव। तो इसका मतलब रेडियो वेव की जो सोर्स होगी, बच्चों कोई बच्चा बताएगा इसका सोर्स क्या होगा, ये होगा एलसी ऑक्सीलेशन। क्या होगा, एलसी ऑक्सीलेशन। एलसी ऑक्सीलेशन से जो वेव प्रोड्यूस होगा उसका नाम क्या होगा, रेडियो वेव। माइक्रोवेव कहां से प्रोड्यूस होता है, माइक्रोवेव जो प्रोड्यूस होता है उसका जो सोर्स होता है बेटा, वो मैग्नेट्रॉन या क्लिस्ट्रॉन गन डायोड होता है ना। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन गन डायोड। यहां से जो प्रोड्यूस होता है, ये एक डिवाइस है, मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसा होता है अभी। इस डिवाइस को हम बोलते हैं, यहीं से प्रोड्यूस होता है माइक्रोवेव। पहले ज़माने में मैं अगर बात करूं 1956 या 66 इसी के आसपास माइक्रोवेव का खोज हुआ था। तो जो माइक्रोवेव ओवन पहले ज़माने में बना था बेटा, वो पहले जितना बड़ा फ्रिज हुआ करता था उतना बड़ा माइक्रोवेव ओवन होता था। मैं उसके अभी दिखाऊंगा एक कहानी, किसने किया था, क्या कैसे किया था। तो उतनी बड़ी फ्रिज जैसा वो होता था, बड़ा दमदार देखने में लगता था। उसको छोटा करके, आजकल तो हम लोग एकदम टीवी जैसा होता है, घर में देखा होगा माइक्रोवेव ओवन, देखा है, छोटा सा कर दिया गया। पहले जो ओवन होता था ना, इतना बड़ा सा होता था, खूब भयंकर सा। तो वहां से जो वेव निकलता है वो भी माइक्रोवेव होता है, लेकिन उसका सोर्स नहीं बोलते। उसके अंदर लगा क्या होता है, उस माइक्रोवेव ओवन के अंदर वो लगा होता है क्लिस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन का गन डायोड लगा होता है, वो माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद बात करें इंफ्रारेड।
इंफ्रारेड हर किसी के घर पे बनता है, आप लोग जानते होंगे, घर पे मम्मी तवा यूज करती हैं, तो जो हॉट बॉडीज होते हैं, जो गर्म बॉडी होते हैं, वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंफ्रारेड। आपके हाथ से अगर गर्मी, आपको हम टच करते हैं, आप गर्म हैं, टच करने पे आपकी शरीर गर्म हो रही है, इसका मतलब आपके बॉडी से क्या रेडिएट हो रही है? इंफ्रारेड रेडिएट हो रही है। इसका मतलब इंफ्रारेड कहां से प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम हॉट बॉडीज। ठीक है, सोर्स याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आता है विजिबल लाइट। जो लाइट दिख रही है ये कहां से प्रोड्यूस होता है बच्चों? केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम बात करें तो शायद आप लोग जानते हैं, अगर मैं छत पर से आपको फेंक दूं नीचे, तो आप हो गए इलेक्ट्रॉन, आपको हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करा रहे हैं, तो आपके बॉडी से क्या निकलेगा? आत्मा निकल जाएगा ना। अगर हम ले जाएं एफिल टावर से उठा के फेंक दे नीचे, तो क्या निकलेगा कुछ देर बाद? आत्मा। तो वैसा ही कुछ होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करती है तो यहां से एक एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? फोटोन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो लाइट कैसे प्रोड्यूस हुआ? जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर, ये बोहर का चौथा पोस्टुलेट भी है। अगर आप बोहर एटॉमिक मॉडल जानते हो तो चौथा पोस्टुलेट यही कहता था, अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो वहां एनर्जी निकलती है। उसको आप लोग अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं आप ग्राउंड स्टेट। धरती से ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट, है ना। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में एक अंतर मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा देता हूं। केमिस्ट्री की भाषा अगर बात करें, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है, पहले एक्साइटेड स्टेट की बात करें। मान लो आप बैठे हो, मैं हर किसी बच्चे को 10-10 करोड़ रुपए दे दूं अभी तुरंत, तो वो जो 10 करोड़ रुपए वो एनर्जी है। जैसे ही आपको 10 करोड़ हाथ में मिलेगा, आप तो खुश, अब तो हम हो गए बहुत बलवान, बहुत अमीर, बहुत कार वाले, हाई वाले, हाउ वाले। मतलब एनर्जी मिलते आप जंप करने लगेंगे हायर ऑर्बिट पे, आप एनर्जी रिसीव करके हायर ऑर्बिट पे जंप करेंगे। लेकिन इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें, 10 करोड़ तो मैंने दिया और कहा कि उस 10 करोड़ में से मैंने कहा 10 करोड़ तो छोड़ो, मैंने आपके पास पूरी घर जमीन जायदाद, आपको पूरा गुलाम बनवा लिया, या उसमें से 20 करोड़ और आपसे वापस ले लिया। या मान लो आपके पॉकेट में 100 रुपए है, आज आप जा रहे हैं, अचानक वो 100 रुपए कहीं गिर गया, आपको पता चला 100 रुपए गिर गया, तो आपकी एनर्जी लेवल कैसा होगा? डाउन। मतलब अगर वो 100 रुपए निकल गया, मतलब एनर्जी आप रिलीज कर दे रहे हो, तो आपकी एनर्जी कम हो जा रही है। अरे यार 100 रुपए तो गिर गया, कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया, चार राउंड लगाने जाओगे, है कि नहीं? इसका मतलब अगर कोई बॉडी से एनर्जी निकल रहा है तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तभी एनर्जी निकल रहा है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है बच्चों? लाइट के फॉर्म में निकलता है। तो लाइट का जो सोर्स होता है बेटा, वो क्या होता है? जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो, वेरी गुड, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूवी रेस की बात करते हैं। यूवी रेस कैसे प्रोड्यूस होता है? आप लोगों ने देखा होगा सूर्य भगवान को, देखा है क्या? कौन देखा है सूर्य भगवान को जी? कब देखे हो? चश्मा लगा के देखो, वेरी गुड। उससे जो रेस निकलती है वो क्या नाम, कैसा रे होता है? डायरेक्ट सन भगवान को अगर हम आधा घंटा देख लें तो फिर देखने लायक कुछ बचेंगे नहीं हम, ऐसा ही ना होगा? वैसे ही जो वेल्डिंग वाले अंकल लोग वेल्डिंग करते हैं कटाकट, उसको भी आधा घंटा लगातार देख लो तो दोबारा देखने लायक बचोगे नहीं। तो वहां से भी क्या रेस निकलता है? यूवी रेस। तो कहां से यूवी रेस निकला? फ्रॉम सन और वेल्डिंग आर्क। वेल्डिंग आर्क, प्लीज बात नहीं, ध्यान से सुनिए। एक्सरे की बात करें, हाँ एक्सरे तो हम लोग देखे हैं, एक्सरे तो हम लोग हॉस्पिटल में गए, आप भी गए होंगे तो देखा होगा, ट्यूब टाइप का होता है, वहां से एक्सरे निकलता, तड़ाक से एक बार में फोटो खींच करके दिखा देता हड्डी टूटी कि नहीं टूटी। तो एक्सरे तो सब लोग जानते हैं, ये कहां से निकलता है? फ्रॉम एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब से आपके पास क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सरे। अब आगे सबसे पहलवान, इंडिया के सबसे पहलवान नाम का नाम क्या था? गामा पहलवान। वाकई में ये पहलवान, इन सारे वेव्स, मतलब जो स्पेक्ट्रम है, जो आपके पास ये 7 के 7 हैं, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनका जो 7वां पहलवान कौन है? गामा रेस। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग न्यूक्लियर
न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है? गामा रेज। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। ये आपके पास इनके क्या हो गए? सोर्स। इतने ही वेव्स आपके पास जो होते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? ईएम वेव्स। सोर्स समझ में आ गई, ईएम वेव समझ में आ गई, इसकी सीक्वेंस समझ में आ गई, सबको आ गई? उसी पे आगे हम कंटिन्यू करते चलेंगे फटाफट। हमारे पास यहां था बात कम काम ज्यादा, गा जरा उल्टा विल्टा इन मिर्ची रेडियो। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, अटेंशन प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इस पे क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, समझने का प्रयास हम लोग करेंगे सब लोग मिल करके। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। अब इधर हम बात करेंगे वेवलेंथ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इधर लिखेंगे हम लोग क्या? वेव लेंथ। उसके बाद एक टॉपिक होगा हमारे पास क्या? फ्रीक्वेंसी। इधर क्या होगा? FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। फिर क्या होगा? वेवलेंथ रेंज। ये होगा वेवलेंथ रेंज। वेवलेंथ रेंज। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी रेंज। बेटा प्लीज सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, बात कम करेंगे। FREQUENCY रेंज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये क्यों लिखे, समझने का तरीका है, समझ जाएंगे तो फिर इसका यूजेस हम लोग देख लेंगे आराम से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है, पहले फ्रीक्वेंसी से लेके चले तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वो होती है रेडियो वेव की। और बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा की। तो हम इस फिगर को ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, और मैं बनाने का तरीका बना लेता हूँ, ऐसे ही ले लेता हूँ। सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन है? रेडियो। देखिए मैं बनाने का हमारा तरीका कुछ अलग है। हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स जैसा बनाएंगे हम लोग, जो केमिस्ट्री पढ़ाता है वो केमिस्ट्री जैसा बनाएगा, जो बायो पढ़ता है वो बायो जैसा बनेगा। बायो वाले बहुत अच्छा फिगर बनाते हैं, हम जानते हैं, तो बायो वालों से कंपटीशन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान सुनिए प्लीज, ध्यान सुनिए। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है रेडियो की, फिर फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे नीचे आ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अच्छा ये वेवलेंथ में हम लोग लिख दिया, फ्रीक्वेंसी होगा बेटा, वेवलेंथ में नहीं। इसको हम उठा करके लेके आ जाते हैं कहाँ पर? फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, बात कम करेंगे। FREQUENCY सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किसकी? रेडियो की। उससे बड़ा इंफ्रारेड, उससे बड़ा विजिबल लाइट, उससे बड़ा सबको समझ में आ गया? ये थे गामा सबके मामा। आगे हम लोग बात करते हैं। ए बेटा बात नहीं, कौन कर रहा बात? अब अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। मतलब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया है, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, और जो C होता है वो लाइट की स्पीड होती है। तो अगर हम इस चीज को आगे थोड़ा सा ध्यान दे लें तो ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो C तो लाइट की स्पीड है और लाइट की स्पीड कांस्टेंट है मान लेते हैं, तो कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो हमारे पास ये दिखाई देगा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम। समझ में आ रहा है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा, जस्ट उल्टा। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये कहा जाए
तो रेडियो की फ्रिक्वेंसी कम थी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। अगर हम गामा की बात करें, गामा की क्या ज्यादा थी, फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। ये हो गया वेवलेंथ। ये बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ऑर्डर में अरेंज, अभी मैं सैंपल पेपर दिखाऊंगा तो आप कहोगे सर ये नहीं बनाया तो हमको समझ में नहीं आता। आपको आता है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, किसका सबसे छोटा है, किसका उससे बड़ा है, किसका उससे बड़ा है, किसका उससे बड़ा है। तो ये सीक्वेंस अगर भूल गए तो 3 नंबर आप गंवा देंगे। 3 नंबर एकदम सॉलिड देके जाता है, ये 1 नंबर किसी बच्चे का नहीं कटता इसमें। अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, पूरा का पूरा 3 नंबर आपको मिल जाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, यस नो बोलो बेटा। सबसे छोटा वेवलेंथ किसकी, वेवलेंथ। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसकी, ठीक है। तो जिसका सबसे छोटा वेवलेंथ उसी की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी होगी, याद रखने का सिंपल सा तरीका, ठीक है। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि किसका बड़ा किसका छोटा, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है छेदने की क्षमता, ठीक है। छेदता कब है, जब अगर आपने ड्रिल मशीन देखा होगा, ड्रिल मशीन सबने देखा है क्या, ड्रिल मशीन को अगर हम कहें कि इस दीवार में छेद करना है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, एक साइंस होता है। ड्रिल मशीन छेद तब करेगा जब उसके अंदर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होगी। तो जब आपने देखा होगा, जब आप दीवार छेदने वाला जो बीट होती है उसको लेंगे तो वो अलग शेप का होता है, और जब आप लगाते हैं तो वाइब्रेट ज्यादा करता है। वाइब्रेट का मतलब होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है भेदने की, छेदने की, बहुत तेजी से छेदते हुए निकल जाएगा। अगर 13 मीटर थिक एल्यूमिनियम की सीट रखे और उससे हम गामा रेस पास कराएं तो चंद सेकंड के अंदर गामा रेस छेदते हुए निकल जाएगा, इतना ज्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अब कहेंगे सर थोड़ा सा अगर फ्रीक्वेंसी का इतना ही बड़ा रोल है तो आप साउंड से भी किसी चीज को छेद सकते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा यस। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, बच्चों आप लोग को शायद नहीं पता हो, मैं आपको बता दूं, जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, अगर आपके खिड़की के पास से गुजर जाए तो, आपकी खिड़की तो छोड़ो, आपके खिड़की से कुछ दूरी से गुजर जाए तो आपके खिड़की के शीशे टूट जाते हैं, इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं। जितना ज्यादा वाइब्रेशंस उतना ज्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर। तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस किसके अंदर थी, गामा, तभी तो ये पहलवान कहलाया। गामा के पास वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा होती है, इतने ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर इसी वजह से इसके अंदर होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे जरूरी बात है बेटा, ये चाहे वो रेडियो हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, विजिबल लाइट हो, अल्ट्रावायलेट हो, एक्सरे हो या गामा रेज हो, ये सारे के सारे जो हैं ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और लाइट की स्पीड होती है आपके पास कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारे के सारे, चाहे रेडियो हो, माइक्रोवेव हो, गामा रेज हो, इंफ्रारेड हो, विजिबल लाइट, कोई भी हो। इसी वजह से यहाँ पे सी को हमने कांस्टेंट लिया, क्योंकि सी किसी के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑल द वेव्स, ये फलाने वाले जितने हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सब लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। बात समझ में आ गई, यस नो। अब क्वेश्चन में एक और बात आता है, इसका वेवलेंथ रेंज निकालिए, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज निकालिए। तो मैं कहूंगा कि आप कोई एक चीज याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अपने आप निकाल लेंगे, एक चीज याद रखिए। और मैं गारंटी दे रहा हूं पूरे यूट्यूब पर, पूरी गूगल पर मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये कोई नहीं बताया था। अगर किसी ने पहली बार बताया था तो चंदन सर ने इसका वेवलेंथ रेंज निकालने का ट्रिक बताया था। आप सर्च कर लीजिएगा, मेरी वीडियो जो पहला आज से 3-4 साल पहले दिया था, जो ट्रिक बताया था, वही ट्रिक आजकल कुछ अलग लोग यूज कर रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ट्रिक बनाया, पूरा श्रेय मैं लूंगा, 100% मेहनत किया हूं तो श्रेय तो लूंगा। तो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे और आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि एक जमाने में मैं भी फेस किया था प्रॉब्लम, मुझे याद नहीं होता था वेवलेंथ रेंज, बड़ा जल्दी भूल जाता था। जितना आसानी से याद होता था उतना जल्दी भूल जाता था। पहले तो मैं इसको याद करने का तरीका कैसे रखा था, जैसे मोबाइल नंबर याद करते थे वैसे हम लोग याद करते थे, टेलीफोन नंबर जैसा। लेकिन टेलीफोन नंबर कितना याद रखेगा, टेलीफोन नंबर तो अपने लोग का याद होता है, दूसरे का है कैसे याद होगा, नहीं याद होता था। तो फिर मैंने इस ट्रिक को बनाया, और ट्रिक समझने का आप प्रयास करेंगे, सभी के सभी बच्चे समझ में आएगा तो बोलेंगे यस,
नहीं आया तो वेरी गुड। समझ में आया? नो सर। अब स्टार्ट कहां से करेंगे? आप अभी किस लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं? ये जो फोकस वगैरह लगा है, ये कौन सी लाइट है? विजिबल लाइट। तो हम स्टार्ट यहीं कहीं से करेंगे, ठीक है? अच्छा सर, विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, तो विजिबल लाइट कहां से स्टार्ट होगा? थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं उल्टा लिखूंगा, होगा वो सीधा। ये होगा 700 से 400। आप कहोगे सर 400 से 700 होना चाहिए, आप 700 से 400 लिख रहे हैं, बड़ा गंदा काम कर रहे हैं सर आप। अभी मैं बताऊंगा, सब्र रखिएगा, ठीक है? फिर अगर हम रेडियो की बात करेंगे तो रेडियो आएगा 0.1, और गामा की बात करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर -3। ये तीन आपको याद रखने हैं। इतना याद हुआ तो जिंदगी में आपको इससे 3 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। और खासकर कंपटीशन में आपका जब इसका वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी रेंज आता है तो आप आराम से निकाल के बता लोगे, 1-2 नंबर का वहां भी काम कर लोगे अपना, ठीक है? चलिए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। रेडी? अब दोबारा मत करना सर, रिपीट करिए सर, फिर से बताइए सर। तो सर समझिए सर। अब देखो बेटा, यहां 400 है, यहां 400 है, क्या है? 400। तो ये 700 भाई साहब इधर जाएंगे, ठीक है? ये 700 इधर गए। इधर कुछ दिख रहा है क्या? इसके ऊपर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, तो इधर मानेंगे 1। ट्रिक याद रखिए, इधर क्या मानेंगे? 1। अब ये भाई साहब कौन जाएगा जल्दी बताओ? ये 1 जाएगा इधर, 1 जाएगा इधर। अब इधर क्या दिखेगा? ये तो ऊपर दिख रहा है 0.1। कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही अभी जाने का काम हुआ, अब आने का काम होगा। अब इधर 400 था तो इधर क्या आएगा जल्दी बताओ? 400 आएगा। यस नो? इधर कुछ नहीं है तो क्या होगा? यहां कुछ है क्या? नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। अब इधर कौन जाएगा? 1 जाएगा, वेरी गुड। इधर जाएगा 1। इधर कुछ नहीं है 10 की पावर -3। किसी को दिक्कत? यहां तक बन गया भाई साहब, बहुत सिंपल सा कहानी, ठीक है? समझ में आया? यस नो? अब इसका जो स्टार्ट होगा वो मीटर, मिलीमीटर, और उससे छोटा क्या होता है? नैनोमीटर। तो जो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाले तो बड़े हैं, ऊपर वाले हमारे बहुत बड़े हैं, तो वो मीटर से स्टार्ट होंगे। उनसे नीचे वाले कैसे हैं? मिलीमीटर में हैं। अरे हम लोग मिलीमीटर में है ना, तो उनसे नीचे वाले कैसे हो गए? मिलीमीटर। हमारे नीचे वाले कैसे हैं? दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते। वो कैसे होंगे? नैनोमीटर। बेटा बात नहीं प्लीज, बात नहीं, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। नैनोमीटर मतलब हमारे नीचे जो भी है सब के सब कैसे हैं? नैनोमीटर, नैनोमीटर। समझ में आ रहा है? अब ये प्लीज, ये 0.1 क्या था? मीटर। तो यहाँ पे भी 0.1 क्या होगा? मीटर। ये 1 किस में था? तो ये भी 1 किस में होगा? ये 700 किस में था? ये भी कैसे होगा? नैनो। बहुत नैनो से नैनो मिला रहे हो। ये 400 किस में जाएगा? नैनो। अच्छा ये नैनोवा हो गया। अब यहाँ पर ऐसे तीर लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे तीर लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हो गया वेवलेंथ रेंज। याद हुआ? नहीं याद हुआ? मैं तरीका बताता हूँ। पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विजिबल लाइट से। फिर से किधर लिखेंगे? 700 से 400। इधर कुछ नहीं, अरे सॉरी, इधर हमेशा चलता है। ये किधर गया? इधर, इधर, बस 400, 1, 1, ये ऐसे, यस, सॉरी उल्टा हो गया। तुम लोग के बात करने में ना तिरिये पलट गई। आया समझ में?
वेवलेंथ रेंज सबको निकाल लेंगे। अब याद हो गया? अच्छा जी, प्लीज प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? अब अगर जिस बच्चे को वेवलेंथ रेंज निकालने आ गया या याद कर लिया या जो भी कर लिया, उसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालना तो घास मूली के बराबर है। तो अगला हम घास मूली देखते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज कैसे निकलेगा। मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ और उम्मीद करेंगे कि आप लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, विजिबल लाइट को पकड़ लेता हूँ। प्लीज ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा काम भाई साहब। थोड़ी सी सावधानी हटी। अरे भाई साहब, खाली दुर्घटना नहीं घटी, कहाँ घटी भगवान जाने। चलिए बताइए, विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज कहां से कहां था? 700 क्या नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। ठीक है, इसको हम बोल लेंगे लैम्डा 1। 700 नैनो मतलब होगा 10 की पावर -9 मीटर। इधर वाले को बोल लेंगे लैम्डा 2, 400 से लेके 10 की पावर -9 मीटर। है बेटा, प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी बात समझा रहा हूं, थोड़ा सा मिस हुआ बस, बाकी सब हो जाएगा। अब हमको पता है विजिबल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब हमको c का फॉर्मूला पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी c की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब हमको फॉर्मूला एक पढ़ा है, c = लैम्डा न्यू, तो इसको हम लैम्डा 1 न्यू 1 लिख सकते हैं क्या? तो न्यू 1 बराबर क्या होगा? c बाई लैम्डा 1 होगा। c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन में लैम्डा 1 की वैल्यू 700 से × 10⁻⁹। अब बेटा थोड़ा ध्यान समझेंगे, अब जो बात बता रहा हूं समझिए प्लीज। अब देखो, इसी को सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, घचपचा जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें कैसे करें। तो पहला काम कुछ ना करो, ये 2 से काट लो, 10⁻⁶ बचा, और 7 है, एक जीरो ऊपर दे दो, ये कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 30, ऊपर हो गया 30/7। अब 10 की पावर ऊपर कितना बचा? एक जीरो दे चुका है तो 5, 10 की पावर 5, और ये 9 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +9 लिख सकते हैं क्या? 7 से काटो, कितने टाइम्स कटेगा? 7 चौक 28 और 4.2 × 10⁻⁴ कितना हो गया? 14 हर्ट्ज। न्यू 1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम न्यू 2 निकालें। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो। न्यू 2 = क्या होगा? c बाई लैम्डा 2। c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन में लैम्डा 2 की वैल्यू 400 × 10⁻⁹। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा ऊपर कितना? 6। एक जीरो फिर से उधार देते हैं, ऊपर हो जाएगा 30 अपॉन में 4, 10 की पावर कितना बचा? 5, और ये 9 ऊपर गया। बात समझ में आ रही है? काटो, कितने टाइम्स कटेगा? 7.5 × 10 की पावर कितना हो गया? 14 हर्ट्ज। मतलब अगर हम बात करें विजिबल लाइट का, तो कभी कभी आप ऐसे भी मिल सकता है आपको, फ्रीक्वेंसी 1 = 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज से ले करके 7 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 7.5 या 7 भी लिखा हो सकता, मिल सकता आपको। तो इसका मतलब आप किसकी फ्रीक्वेंसी रेंज निकाल लिए? विजिबल लाइट के। निकालने आया तो बताओ विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना हो गया? ये विजिबल लाइट है, फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होगा? 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज से ले करके 7 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। निकल गया? यस नो? अब मैं कहूं कि आपको निकालना है बेटा इंफ्रारेड का, या चलो मैं कहता हूं अल्ट्रावायलेट रेज का आपको फ्रीक्वेंसी रेंज निकालना है। निकाल सकते हैं क्या आप?
यस नो? एक आप हमको निकाल के दिखाइए अल्ट्रा वॉयलेट रेज का फ्रीक्वेंसी रेंज, अभी का अभी सभी लोग, फॉर्मूला यहां पर है, फॉर्मूला मैं बताता हूं, अभी निकाल के दिखाइए सभी लोग। तो रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज टू लेकर के, प्लीज बच्चा बात नहीं, 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। उसके बाद अगर माइक्रोवेव की बात करें 10 टू द पावर 9 से लेकर के 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज टू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज। उसके बाद हम इंफ्रारेड की बात करें 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज से लेकर के 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। इसके बाद विजिबल लाइट हम लोग निकाल चुके हैं। यूवी की बात करेंगे तो ये आया था, अभी हमने आपको निकालने के लिए दिया था, कितना आया था 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज से लेकर के 10 टू द पावर कितना आया होगा 17 हर्ट्ज, है ना? हाँ वही सेम चीज, पावर मुझे मतलब है, मैंने बताया ना पावर से मतलब है। उसके बाद अगर हम एक्सरे की बात करें तो एक्सरे आएगा 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज से लेकर के 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज। फिर हम गामा की बात करें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होगा 10 टू द पावर 18 से लेकर के 10 टू द पावर 22 हर्ट्ज, वेरी इंपॉर्टेंट गामा भाई साहब। तो ये फटाक से टेबल में अपने आगे कंटिन्यू करिए, इसको लिखिए, वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, कब बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, कैसे